वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये क्या काम हुआ? मैंने हैरत से पलकें चिपकाई। पहले की तरह मैं फिर कहूंगा कि ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इसकी वजह भी बताऊंगा, वरना तुम फिर मुझ पर शुबा करोगे। जेम्स चार्ली एक ऐसा शख्स है जिस तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं रकम उसकी टेबल या उसकी ख्वाबगाह तक पहुंचा दूं तो वो इस कीमत में सौदा मंजूर कर लेगा। मैं अब भी नहीं समझा मिस्टर फॉक्स स्ट्रीट, आखिर इसमें कबाहत क्या है? कमाल ये है कि मैंने कोशिश की थी मगर ये मुमकिन ही नहीं हो सका। मैंने अपने बेहतरीन आदमी इस्तेमाल करके देख लिए, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। उसका ये कहना दरअसल इस किस्म का चैलेंज है, अगर हमारी जानिब से जबरदस्ती की गई तो खूनरेजी का अंदेशा है। ये क्या मसला है? मैंने कहा रकम मनी ऑर्डर के जरिए भी तो भिजवाई जा सकती है। नहीं, फॉक्स स्ट्रीट ने नवी में सारी लाया। अव्वल तो वो कोई चीज ही बराह रास्त वसूल नहीं करता, और फर्ज करो कर भी ले तो शर्त पूरी नहीं हुई। शर्त ये है कि मेरा कोई आदमी रकम उस तक पहुंचाए और मेरे किसी आदमी के उस तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तुम्हारा जेम्स चार्ली अगर कितना बड़ा आदमी है कि कोई उस तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया ना कि उस तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन उसके नतीजे में जो खून रेजी होगी उसे कौन बर्दाश्त करेगा? ये काम ऐसा है जिसमें मुझे दिलचस्पी महसूस हो रही है, बल्कि सिमजनी महसूस हो रही है। एक मामूली से शराब खाने का मालिक और उसके ये ठाट बाट के फौज से मिल ही नहीं सकता। वो बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की कारोबार में मुलव्वस है। फॉक्स स्ट्रीट ने कहा उसे छोटा आदमी समझने की गलती मत करो। उसका हिफाजती हिसार बहुत मजबूत है जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। क्या जेम्स चार्ली को आज ही रकम पहुंचाना जरूरी है? मैंने सवाल किया। नहीं, फॉक्स स्ट्रीट ने कहा, लेकिन ये काम जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा है, इसलिए कि ये मेरी अना का मसला है। मैं उसे शिकस्त से दो चार देना चाहता हूँ। उस तक रकम पहुंचाने के लिए मुझे किसी खास दायरा कार में तो नहीं रहना होगा। मैंने फॉक्स स्ट्रीट को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, फॉक्स स्ट्रीट ने नवी में सारी लाया। तुम जो चाहो करो, मुझे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि रकम उस तक पहुंच जाए। बेफिक्र रहो फॉक्स स्ट्रीट, रकम उस तक जरूर पहुंचेगी और बहुत जल्द पहुंचेगी। बस तुम एक काम कर दो, अगर मुमकिन हो तो मुझे उसकी तस्वीर फराहम कर दो। तस्वीर तो तुम्हें मिल जाएगी, फॉक्स स्ट्रीट ने मुस्कुरा कर कहा। आज शाम तक किसी वक्त होटल में मेरा कोई आदमी तुम्हें उसकी तस्वीर दे जाएगा। अगर वो लोग तुम्हें मार देते तो जान ही छूट जाती। बुढ़ ने तबसरा किया। मैं फॉक्स स्ट्रीट से रुखसत होकर तहजीब की तरफ निकल आया था और उन लोगों को तमाम वाकयात से आगाह कर दिया। ख्वामुखा गलसल एकामात जारी करते रहते हैं। अगर हम लोग तुम्हारी निगरानी करते होते तो ये नौबत हरगिज़ ना आने पाती। क्या बेहूदगी है बूढ़, तहजीब ने उसे डांटा। तुम हर वक्त बेदुखी हाँकते रहते हो, कम से कम ये तो सोच दिया करो कि तुम कह क्या रहे हो। हाँ, तुम तो चीफ की तरफदारी ही करोगी। बूढ़ ने बजाय शर्मिंदा होने के चेक के कहा। बूढ़ की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, बैलून से चिमकारा। अगर तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? और क्या? बूढ़ ने बड़ी संजीदगी से कहा। अब इन लोगों के मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं है, बोलना ही नहीं जानते। बूढ़ ने आतफ और तला की तरफ इशारा किया। दोनों बूढ़ के तबसरे पर पहले ही हैरान थे। ये सुनकर और भी हैरान रह गए। मैडम ठीक कह रही हैं बूढ़ साहब, आतम ने कहा। आप तो डिसिप्लिन के पुर्दे उड़ा देते हैं। ये बीमारी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। मैंने हंस कर कहा, बेतकल्फी की फिदा कायम रहनी जरूरी है, वरना सलाहियतें मुतासिर होती हैं। ठीक है जनाब, तला ने कहा, लेकिन बेतकल्फी का मतलब ये भी नहीं कि आदमी हिफ्ज़े मुरातब का ख्याल भी ना करे। ये बात अगर तुम किसी तरह बूढ़ साहब को समझा सको तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। अब तुमने भी पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। बूढ़ ने तला को घूरा। मैं सब समझता हूँ, तुम चीफ और मैडम की तारीफ पर उछल कूद कर रहे हो। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की बूढ़ साहब, तला ने गड़बड़ा कर कहा। मैंने तो एक असूली बात की है, अगर आपको बुरी लगी हो तो पहले कह दिया। असूली बात की थी, उसके बाद कह रही हो अगर बुरी लगी है। बूढ़ ने मुंह बनाकर कहा। सब ये साबित कर देने पर तुल गए हैं कि बूढ़ी गलत है। ये तुम लोगों ने क्या खराफात शुरू कर दी? तहजीब ने वसीले लहजे में कहा। अली के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, हमें कुछ काम की बातें कर लेनी चाहिए। काम की बात यह है कि हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिस पर अमल करके रकम जेम्स चार्ली तक पहुंचाई जा सके। मैंने कहा जेम्स चार्ली के बारे में मालूमात हासिल करनी पड़ेगी। तहजीब ने कहा ये मालूम होना जरूरी है कि उसकी पुष्ट पर कौन है। मैं तो तुम्हें अभी बता सकता हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फॉक्स स्ट्रीट और जेम्स चार्ली की पुष्ट पनाही करने वाली शख्सियत एक ही है। मादाम क्लारा, तहजीब ने मुतैराना अंदाज में कहा, यह कैसे मुमकिन है? वो तुमसे अपने ही जाति के खिलाफ काम ले रहा है। आजमाइश इसी तरह तो होती है। पहले उसके साथियों ने जाली पुलिस वालों की हैसियत से मुझे घेरा। वो काम हो गया तो अब फॉक्स स्ट्रीट ने नया अरबा इख्तियार किया है।
मुमकिन है जीएम चार्ली की शख्सियत थोड़ी बहुत पुरस्रार हो, मगर मुमकिन नहीं है कि उस तक रसाई ही मुमकिन ना हो। ये प्रोग्राम मुमकिन है कि मादाम क्लारा का ही मुरतब किया हुआ हो। अबीगल के लोग उस शराब खाने का मुआसरा कर लेंगे और किसी भी शख्स का जीम तक पहुंचना नामुमकिन बना देंगे। लेकिन मैं उनके दिफाई इसार तोड़ने में कामयाब हो गया तो तुम समझो कि ईगल में मेरी किस तरह आओ भगत होगी। इसलिए ये तुमसे कह रहा हूँ कि अभी तुम मादाम क्लारा को उलझाए रखो। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम इस इम्तिहान में कैसे पूरे उतरोगे? तहदीब ने कहा। उसके लहजे में गहरी तजवीज थी। होशियार दुश्मन पर वार करना बहुत मुश्किल होता है। दुश्मन होशियार है तो क्या हुआ, हम उस पर ऐसे जाविये से वार करेंगे जिसके वह वो गुमा में भी नहीं होगा। और उसके लिए मुझे तुम सब की मदद दरकार होगी, सबसे मदद। मगर बुढ़ को माफी रखो। बुढ़ ने कानों को हाथ लगाए। यहाँ जितनी अच्छाई करो उतनी बुराई मिलती है। मेरे ज़हन में जो मंसूबा है उसके मुताबिक तुम्हें बेपर्दा रहना है, लेकिन अगर तुमने साथ ना दिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बेवकूफ बना रहे हो। बुढ़ ने मुझे मशकूक नजरों से देखा। ये कैसे हो सकता है कि बुढ़ तुम्हारी नजर में इतनी अहमियत है इख्तियार कर जाए? बुनियादी जिम्मेदारियां तो तुम्हारी ही होंगी। मैंने कहा, जाहिर है जब बुनियाद नहीं होगी तो इमारत क्या खाक तामीर होगी? बुढ़ जैसे लोग होते ही इसलिए हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। बुढ़ ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, खैर बताओ मुझे क्या करना होगा? मैंने उन लोगों को अपना मंसूबा बताया और साथ ही ये भी बताया कि किसको क्या करना है। मेरा मंसूबा सुनकर बूढ़ का चेहरा खिल उठा था। अब बुइना बात, उसने उछल कर कहा, कब से कह रहा हूँ कि हरकत में आओ, उन लोगों के खिलाफ कुछ करो, ये बहुत जरूरी है। तुमने देखा मेरे मंसूबे में बुनियादी किरदार तुम्हारा ही है और सबसे खतरनाक भी तुम्हारा ही है। फिक्र मत करो चीफ, ये सब बूढ़ के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये सारे काम कल शाम से कबल मुमकिन नहीं हो सकेंगे। तुमने बहुत कम मोहलत मांगी है बूढ़, मैंने संजीदगी से कहा। इस काम के लिए कोई और कई दिन का वक्त मांगता और उसमें भी यकीन से कुछ ना कहता। तुम खुशकिस्मत हो चीफ कि तुम्हें बूढ़ जैसा मातहत मुयस्सर है, मगर एक बात है, जो काम तुमने मुझे सौंपे हैं उन पर पैसा बहुत खर्च होगा। क्या हमारे पास रकम की किल्लत है? मैंने तहदीब की तरफ देखा। हरगिज नहीं, तहदीब ने तेजी से कहा। बूढ़ का तो दिमाग ही खराब हो गया है, हमेशा बेमहल बात करता है। काम होगा तो जाहिर उस पर रकम भी तो सर्फ होगी। कहाँ गायब हो गए थे? फलूरा ने मुझे देखते ही कहा। मैं उसके पास शाम 4 बजे के बाद पहुंचा था। गायब नहीं हो गया था, बल्कि कामों में मसरूफ था। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फॉल स्ट्रीट ने मुझे एक काम सौंपा था? तुम्हारी वापसी में बहुत देर होगी तो मैंने एडोना को फोन किया। उसने बताया कि तुम तो वहां से वापस से आ चुकी हो। इस बात को भी 2 घंटे गुजर चुके हैं। उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे एक और काम सौंप दिया है? मैंने फलूरा को गौर से देखते हुए पूछा। नहीं। फलूरा ने बड़ी मासूमियत से सर को बरीवी में जुम्बश दी। एडोना ने मुझसे इस किस्म की तो कोई बात नहीं की। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। यह मुमकिन ही नहीं था कि एडोना ने उससे इस मौजू पर बात न की हो, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि मुझे ये बात छुपाने में इन लोगों की क्या मसलियत है। हैरत है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। फिर एडोना ने तुमसे इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुमकिन है उसने ये सोच कर दी ना किया हो कि मुझे तुम्हारे जरिए से सब कुछ मालूम हो जाएगा। फलूरा ने जिस तेजी से जवाब दिया उससे ये अंदाजा होता था तो वो सब कुछ पहले ही से सोचे बैठी थी। जेम्स चार्ली को जानती हो? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। उसे कौन नहीं जानता होगा? फलूरा ने कहा। बैकन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर उसका शराब खाना है और सब जानते हैं कि बास्को और उसके दरमियान किसी किस्म की दुश्मनी चल रही है। बहुत खूब, मेरे दिल में सोचा गोया फॉल्क स्ट्रीट की तरफ से तुम्हें सब कुछ बताया जा चुका है। आज जो चेक मेरे जरिए कैश कराया गया है, अब उसकी रकम जेम्स चार्ली तक पहुंचानी है। ये ठीक हुआ। फलूरा मुस्कुराई। तुमने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे ना, अब तुम्हें मजा आएगा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? पहले बेपरवाही से कहा। उसे रकम पहुंचानी ही तो है, कोई उसे छीननी तो है नहीं। क्या बास ने तुम्हें तफसीलात नहीं बताई? फलूरा ने हैरत का मुजाहरा किया। जेम्स तक तो पहुंचना कारे वारद है। बास के कई आदमी इस काम में नाकाम हो चुके हैं। हाँ, फॉक्स स्ट्रीट ने मुझे बताया था और मुझे इस पर हैरत है। यूं महसूस होता है जैसे फॉक्स स्ट्रीट ने नायल लोगों की एक टीम बना रखी है। ये तो तुम्हें पता चलेगा, फलूरा ने मैंने खेद लहजे में कहा। मुझे यूं लगा जैसे वो कह रही हो अब तुम्हें ईगल के लोगों से टकराना पड़ेगा। उस बेचारी को क्या मालूम था कि मेरी जंग ईगल से है। हो सकता है ये बहुत मुश्किल काम हो, मैंने कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे बखूबी तकमील तक पहुंचा दूंगा। इतना यकीन? फलूरा ने मुझे हैरत से दिखाकर, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? इसलिए कि तुम मेरी लाक हो और मेरे साथ हो, और जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई गम नहीं। दुनिया की कोई मुश्किल मेरे रास्ते में हायल नहीं हो सकती। तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई, मैंने कहा, और खुआ मुखा मेरी लाक बन बैठी।
अब मुझ पर इल्जाम भी लगाओगे? फलूरा ने आंखें निकाली। खुद ही जबरदस्ती करके मुझे यहाँ ले आए और कह रही हो कि मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ। अगर यही बात है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे ये क्या जल्म कर रही हो? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मेरा मकसद ये था कि तुम खुद ही से मुझे मिली थी और फिर मेरी मजबूरी बनकर रह गई। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फलूरा गुर्राई। अगर मालूम होता कि तुम इस तरह मेरे पीछे पड़ जाओगे तो कभी तुमसे ना मिलती। तुम तो वाकई नाराज हो गई। मैंने हंस कर कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? फलूरा रुक गई। उसे तो रुकने के लिए बहाना दरकार था। अब तो उसका असल मकसद मुझ पर नजर रखना था। ये भी तो इम्तिहान ही था कि मैं सनफ नाज़िक से किस हद तक मुतासर होता हूँ, उसे अपने मंसूबों में शरीक करता हूँ या नहीं। तुम्हें मजाक करने के अलावा और भी बहुत से काम आते हैं, लेकिन ऐसा मजाक मत किया करो जिससे दूसरे फरीक की इज्जत नफ्स मजरूह होती हो। एहसास दिलाने का शुक्रिया, मैंने अपने लहजे में खुलूस पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा। और तुम्हारे एहसासात को जो ठेस पहुंची है उसके अदाले के लिए आज हम तफरीह करेंगे। तुम मेरे साथ मौजूद तो हो, तो मुझे किसी तफरीह की जरूरत क्यों है? फलूरा ने बड़ी लगावट से कहा। लेकिन मालूम नहीं तुम क्यों मुझसे कुछ खींचे खींचे से रहते हो। तुम्हारा ख्याल गलत है। मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने एक खास हद से तजावुज करने की कोशिश की तो मेरी किस्मत मुझसे जरूर जाएगी। एक तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम मजाक कर रहे हो या ये सब कुछ हकीकत है। फलूरा ने बड़ी बेचारगी से कहा, इस बात की कोई अहमियत नहीं कि तुम्हें यकीन आता है या नहीं आता। अहमियत तो इस बात की है कि मैं क्या समझता हूँ। जब से तुम मुझे मिली हो, जिस काम को हाथ लगाता हूँ वो हो जाता है। अगर तुम जेम्स चैवली को रकम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो मैं यकीन कर लूंगी कि तुम नामुमकिन काम भी कर सकते हो। अगर मैंने कर दिया फिर भी नहीं मानोगी कि तुम मेरी लक हो। फलूरा ने किसी कदर जीप कर कहा। उस रोज शाम को एक शख्स जीम की तस्वीर मुझे दे गया। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। तस्वीर में फाल्क स्ट्रीट भी उसके साथ था और जेम्स उसके सामने बोना नजर आ रहा था। फाल्क स्ट्रीट का कद 6 फीट में भी निकलता हुआ महसूस होता था, जबकि उसके मुकाबले में जेम्स कुछ भी नहीं था। जेम्स के बारे में तस्वीर की पुष्ट पर मुख्तसर सी मालूमात तहरीर थी, जिनके मुताबिक जेम्स का कद सिर्फ 5 फीट 4 इंच था। मुझे हैरत है। तस्वीर देखकर मैंने फलूरा से कहा, ये बोना तुम लोगों के लिए इतना बड़ा मसला कैसे बना हुआ है? बात आमने सामने की थोड़ी है। फलूरा ने कहा, वो खुद कुछ भी सही, उसके आदमी बहुत अलर्ट हैं। उसके बाद फाल्क स्ट्रीट का फोन भी आया। वो टो लेने की कोशिश कर रहा था कि मेरा प्रोग्राम क्या है, मगर जाहिर है मैं उसे कुछ भी बता नहीं सकता था। अगले रोज शाम तक मैं होटल से बाहर नहीं निकला। फलूरा मुझे कह रही थी कि यूं हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हो, और मैं ये कहकर उसे टालता रहा कि मैं कोई स्कीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर रात 8 बजे के करीब मैं फलूरा से ये कहकर होटल से निकल आया कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बैंटन स्ट्रीट नीम कारोबारी इलाका होने की वजह से 8 बजे के बाद सुनसान होना शुरू हो जाती थी। 10 बजे रात तक वहाँ उल्लू बोलने लगते थे और रौनकें सिर्फ उसी नुक्कड़ तक महदूद हो जाती थी जहाँ जेम्स का बार था। बार के मुकाबले इलाके का पुलिस स्टेशन था। यही वजह थी कि जेम्स के बार को महफूज तरीन जगह तस्वुर किया जाता था। रात 10 बजे के करीब बैकन स्ट्रीट पर एक तेज रफ्तार बोरी जीप नमूदार हुई, जिसका रुख बार की तरफ था। लेकिन बार के सामने रुकने की बजाय जीप पुलिस स्टेशन की हादसे में दाखिल होगी। जीप में अगबी सीटों पर 4 मुसल्ला फौजी अलर्ट बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ फर्द भी फौजी था और उसके बराबर में एक कैप्टन बैठा था। कैप्टन की वर्दी में मैं खुद था और ड्राइविंग पर तहदीम थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो कोई औरत हो सकती है। जबकि चारों फौजी अली ग्रुप के चारों अरकान थे जो तहदीम के साथ शी गुराए आए थे। पुलिस स्टेशन में फौजी जीप की आमद के बायस खलबली मच गई थी। जीप रुकने पर मैं उतरा और फौजी अंदाज में चलता हुआ पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। फौजी जीप में यूनिफॉर्म और निशानात वगैरह का इंतजाम बुढ़ ने किया था। अगरचे इस काम पर एक खतीर रकम खर्च हुई थी, ताम कोई और शख्स ये काम इतने कलील वक्त में और वो भी एक अजनबी मुल्क में कर ही नहीं सकता था। मैं सबको नजरअंदाज करता हुआ सीधा इंचार्ज के कमरे में दाखिल हो गया। मैंने अपना उलियाई सत्ता तब्दील किया ताकि कोई मुझे आसानी से शनाख्त न कर सके। कमरे में इंचार्ज के अलावा चंद अफराद और भी मौजूद थे। वो सामने फौजी कैप्टन को यूं कमरे में आते देखकर बुखला गए थे। इंचार्ज तो सीट छोड़कर ही खड़ा हो गया था। मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ, मैंने इंचार्ज से कहा और उसने बकिया अफराद को बाहर चले जाने का इशारा किया और वह सब फौरन ही बाहर निकल गए। मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। कमरा खाली होने के बाद मैंने इंचार्ज से कहा, 1 घंटा कबल हाई कमान ने मुझे हुक्म दिया है कि जेम्स चार्ली को गिरफ्तार कर लिया जाए। उस पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शुबा किया जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? इंचार्ज ने बुखला कर कहा, मिस्टर जेम्स मुल्क दुश्मन नहीं हो सकते।
हम लोग तजिए नहीं करते, सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, वैसे भी हमें सब कुछ मालूम होता है, हम जानते हैं कि तुम क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो। इंचार्ज और ज्यादा बुखला गया। ये बात नहीं है जनाब, उसने कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी। हम गैर मुतल्लक बातों से गर्द नहीं रखते। ये हुक्मनामा देख लो। मेरे जेब से एक जाली हुक्मनामा निकाल कर उसके सामने रख दिया, जिसके मुताबिक मुझे हुक्म दिया गया था कि पुलिस की मदद से बार पर छापा मार कर जेम्स को गिरफ्तार कर लूं। मैं हर तरह के ताउन करने को तैयार हूँ जनाब, इंचार्ज ने कहा। हुक्मनामा देखने के बाद उसमें सरताबी की मजाल ही नहीं थी। ये मिशन टॉप सीक्रेट है। मैंने इंचार्ज को घूरते हुए कहा, तुम्हें भी मजबूरन एतमाद में लिया गया है, मगर तुम किसी से इसका जिक्र नहीं करोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, मैं वतन से गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप बताएं कि हमें करना क्या है। 15 मिनट के अंदर अंदर सामने वाले बार को घेरे में होना चाहिए। अपने जवानों को हुक्म दो कि जेम्स घेरा तोड़कर फरार न होने पाए। मेरे साथ सिर्फ 4 फौजी हैं, उनके मामलात हम खुद संभाल लेंगे। फिर 15 मिनट के बाद पूरी तैयारियों के साथ चार्ली के बार को चारों तरफ से घेर लिया गया। फौजी थी बार के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। तहजीब ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रही थी और सब लोग जीप से उतर गए थे। मैं सबसे आगे था और मेरे साथ इंचार्ज था। चारों फौजी हमारे हकम में थे और जानते थे कि उन्हें क्या करना है। हम सब दर्दराते हुए बार में दाखिल हुए तो वहां एक लम्हे के लिए खलबली मच गई। मेरी गरेदार आवाज सब पर हावी आ गई। खामोश, किसी की आवाज ना निकले। तमाम लोग अपनी अपनी जगह साकित हो गए। इंचार्ज को तो सिर्फ हमले के लोग पहचानते थे, मगर वर्दीपोश किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता। और फिर फौजी वर्दी बार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने तक की आवाज सुनी जा सकती थी। जेम्स के कमरे तक मेरी रहनुमाई करो, मैंने इंचार्ज से सरगोशी में कहा, और वो इस बात में सर हिलाकर उस तरफ चल पड़ा। काउंटर के बराबर से एक जीना ऊपर जा रहा था। 2 आदमी नीचे रुक गए थे और 2 फौजी हमारे अकब में आ रहे थे। मैंने महज एहतियातन 2 फौजी नीचे छोड़ दिए थे, वरना पूरे बार के लिए एक ही काफी था। जीने तय करके हम ऊपर पहुंचे। ऊपर राहदारियों में जा बजा मुसल्ला अफराद नजर आ रहे थे। थाना इंचार्ज को देखकर वैसे ही उनकी गनों के रुख तब्दील हो गए थे। उस पर मुस्तदाद वो जो इंचार्ज के साथ थे, उन सब के चेहरों पर दहशत के आसार नजर आने लगे थे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक शख्स ने कहा कि वो सूरवी से छटा हुआ बदमाश लगता था। उसके हाथ में खुद का राइफल भी मौजूद थी। तुम कौन हो? मैं झटके के साथ रुककर बोला। और तुम लोगों के हाथों में हथियार क्यों मौजूद हैं? तुम्हें मालूम नहीं कि फौज के सामने हथियार हाथ में रखने का मतलब क्या है? वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक वही नहीं, उसके तमाम साथियों के हाथों से हथियार छूटकर गिर पड़े थे। इन तमाम बदमाशों को काकर नीचे छोड़ आओ, मैंने आतिफ से कहा, और तुम मेरे साथ आओ। बैतल से बोदा और फिर हम थाना इंचार्ज की मोयत में एक कमरे के सामने पहुंच गए, जिस पर सुर्ख रंग का बल्ब रोशन था। उसका मतलब मैं अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब था कि जेम्स बहुत अहम काम में मसरूफ है और उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। मैंने तला को इशारा किया और उसने दरवाजे का लॉक घुमाया। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। तला तेजी से कमरे में घुसता चला गया। अपने अंदाज से वो खारिज फौजी लग रहा था और इंचार्ज उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गए। जेम्स वाकई बहुत अहम काम में मसरूफ था। वो ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहा था। तला की इस तरह अंदर घुसने पर वो उछल पड़ा। इंचार्ज और फिर फौजियों को देखकर उसके होश ही रुखसत हो गए। ये क्या हरकत है? उसके मुंह से बदिक्कत तमाम निकला। उसकी बदवासी का ये आलम था कि अल्फाज भी उसके मुंह से ठीक से अदा नहीं हुए थे। तुम पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शुबा किया जा रहा है, मैंने सर्द लहर में कहा, और तुम हमें जिस हालत में मिले उससे इस शुबे को तकवीयत मिलती है। ट्रांसमीटर पर किससे बात कर रहे थे? गोटेल के किसी एजेंट से? ये इल्जाम है, जेम्स ने आंपते हुए कहा। गोटेल वाला से मेरा क्या वास्ता? तो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने चुभते हुए लहरी में कहा। तला के अंदर दाखिल होते ही उसने गालबन कोई ऐसा कोड वर्ड बोल दिया था जिससे दूसरी तरफ वाले को खतरे का पता चल गया था। फिर यह कि जेम्स ने ट्रांसमीटर का स्विच भी ऑफ कर दिया था। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने कुछ कहना चाहा मगर बिन मना कर रह गया। देखा तुमने? मैंने वादियाना अंदाज में इंचार्ज को देखा। फौज की इतला कभी गलत नहीं होती। इंचार्ज ने तारीफी अंदाज में मेरी बात की तायद की और मैंने तला को कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। ट्रांसमीटर पहले ही मैं अपने कब्जे में ले चुका था। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला सर, तला ने मुअद्दब अंदाज में कहा। इसकी मेद की दरावें भी चेक करो। मैंने तला से कहा, तुमने इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया? जेम्स को कमरे के कोने में धकेल दिया गया था और तला बेज की दराजें चेक कर रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि दराजों से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। तुम हटो, बहरहाल खुद ही चेक करूंगा।
मैंने कहा और दराजों की तलाशी लेने के दौरान 1 लाख की बड़ी रकम सफाई से ऊपर वाली दराज में मुंतकिल कर दी। ठीक है, मैंने कुछ देर बाद कहा इसे मुजरिम साबित करने के लिए ये ट्रांसमीटर ही काफी है, बकिया बातें ये खुद उगलेगा। मैंने दराज ला करके उसकी चाबी अपनी जेब में डाल ली थी। उसके बाद हम कमरे से बाहर निकल आए। जेम्स को तला ने गन की जद पर ले रखा था। हम इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मैंने इंचार्ज से कहा तुमने हमारे साथ जो ताउन किया उसकी नौयत कती गैर सरकारी थी, इसे याद रखना। मैं समझता हूँ जनाब, इंचार्ज ने कहा, यह बात मुझ तक ही महदूद रहेगी और यह भी समझ लो कि हमारे रवाना होने के बाद कम से कम 5 मिनट तक कोई यहाँ से बाहर ना निकलने पाए। इंचार्ज ने इस बात में सही लाया और मैं अपने साथियों समेत बाहर निकल आया। जेम्स सक्का बक्का था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया है। हम लोग तेजी से जीप में सवार हुए। जेम्स को अकबी सीट पर बिठा दिया था। न सिर्फ बिठा दिया बल्कि उसे फौरन ही क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश भी कर दिया गया था।